हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजवंता वाइब्स में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी 22 साल की सर्विस इंडियन आर्मी को दी और फिलहाल ये एक सीनियर गवर्नमेंट टीचर है। तो स्वागत कीजिए मिस्टर प्रभु सिंह का। थैंक यू। तो सर, हमारा पहला सवाल ये है कि आप टीचर हैं तो आपने स्कूल में बहुत अलग टाइप के बच्चे देखे होंगे। कुछ पढ़ने वाले, कुछ ना पढ़ने वाले, कुछ होशियार, कुछ बदमाश, कुछ भोले। तो आप उन सबको कैसे मैनेज कर पाते हो? देखो, ये बात आप सही बोल रहे हो कि जो विद्यालय है उसके अंदर कुछ होशियार बच्चे होते हैं, कुछ बदमाश भी होते हैं। कोई पढ़ाई में होशियार होते हैं, कोई बदमाशी में होशियार होते हैं, कुछ भोले वाले होते हैं, कोई कुछ बहुत सज्जन और अच्छे बच्चे होते हैं, संस्कारवान भी होते हैं। तो विद्यालय में जो मैनेज करने वाली बात आती है तो मैं अकेला क्या मैनेज करता हूँ, विद्यालय परिवार पूरा ही इसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन जिस विद्यालय में मैंने पोस्टिंग पाई है, पिछले 1 साल से मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ, तो मेरे जाने के बाद में जो अनुशासन में जो सुधार आया है और उत्तरोत्तर मेरा यही है कि मैं फौजी आदमी हूँ और मैं खुद अनुशासन रहता हूँ। विद्यालय में समय पर पहुँचना, समय पर विद्यालय खुलवाना, और बच्चे जो इधर उधर घूमते हैं उनको वापस क्लास में बैठना, क्योंकि बच्चे होते हैं वो नासमझ होते हैं। और ये जो एक मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि जो ये उम्र होती है वो उम्र क्या है कि एक विद्रोह की उम्र होती है। जो किशोरावस्था में आते बच्चे तो उस टाइम में होता है, छोटे बच्चे हैं उनका मनोवैज्ञानिक बताया कि उनके अलग नेचर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उस हिसाब से उनके हर एक चीज़ में परिवर्तन आता रहता है, व्यवहार के अंदर, उनकी चाल ढाल में। तो वो सब चीज़ें देख करके ही उनको मैनेज करना पड़ता है। अगर ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो उनको समझा बुझा करके उनको लाइन पर लाया जाता है, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको प्यार प्रेम से उनको समझा जाता है कि देखो ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो हम उनको हिसाब से, और विद्यालय में जो अनुशासन होती है, अनुशासन वो चीज़ होती है जो विद्यालय को एक दौर में बांधती है। वो अनुशासन एक छोटा शब्द है, लेकिन उसके ऊपर हम अगर रिसर्च करें तो बहुत बड़ी चीज़ है अनुशासन। वो उसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती है, व्यक्ति का चरित्र, उसका चाल ढाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके विचार, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, सब कुछ उसके अंदर आती है। तो हम कहते हैं कि उसका एक्चुअल में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो हमारा सबसे जो, अगर बच्चे का डिसिप्लिन अच्छा होगा तो क्या होगा कि वो बच्चा है हमेशा प्रोग्रेस करेगा। जिस बच्चे का डिसिप्लिन खराब है, अनुशासनहीन बच्चा होता है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए हमारे फौज में कहा होता है कि भैंस दूध दे या न दे, लेकिन मुझे डिसिप्लिन से मतलब है। तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ, बच्चे आप लोग डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बच्चा होगा वो शैतानी भी करेगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि विद्यालय में बच्चा प्रॉपर ड्रेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा अपना होमवर्क घर पर जाके कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा समय पर विद्यालय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा क्लास से बंक तो नहीं मार रहा है, ये सब में कहीं बहानेबाजी तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अगर कभी कभी यार बच्चा 2-3 दिन नहीं आया तो हमारा काम है कि हम गार्जियन से संपर्क करें कि बच्चा क्यों नहीं आया, कि गार्जियन को बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया उसने कि पढ़ाई नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है। कई बच्चे होते हैं कि मेरे भी बच्चे हैं, वो भी कई बार बहानेबाजी करते हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों की कैसी है। तो इस प्रकार हम क्या है कि बच्चों को हम चाहते हैं कि एक लेवल बने बच्चों का, और बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं वो वेल प्रोग्रेस करें। तो सर, आपने अभी बताया डिसिप्लिन और बेस के बारे में, तो इनका आपने कैसे किया, इसका थोड़ा समझाइए। ये ऐसी बात है कि हमारे फौज में क्या होता है, हमें सबसे पहले फौज के अंदर अनुशासन होता है कि एक नंबर सीनियर भी अगर उसको बोले सावधान तो वो सावधान हो जाता है, और उसको जब तक विश्राम नहीं करेगा वो सावधान ही रहेगा। जो भी आदेश, हुक्म आदेश मिलता है, उसने सीनियर ने बोल दिया कि ये काम करना है, चाहे वो नामुमकिन भी काम ना हो, कोई भी काम ऐसा हो जाए उसको उसमें जान जोखिम में डले, वो जान भी देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उस हुक्म को, उस आदेश को मानेगा। तो एक फौजी आदमी होता है वो क्या पेंशन आ जाता है, पेंशन आने के बाद में भैंस है वो ज़्यादा उछल कूद करती है और डिसिप्लिन में नहीं रहती। तो क्या होता है कि वो उसको थोड़ी सी उसको मार चलाई या उसको इससे दौड़ भाग कराता है उसको कि वो सही रहे। तो घर वाले बोलते हैं अरे ये दूध नहीं देगी, आप ऐसे इसको भैंस को तंग कर रहे हो तो क्या ये दूध नहीं देगी। तो क्या होता है कि वो फौजी बोलता है कि देखो मुझे दूध से मतलब नहीं, सबसे पहले मुझे इस भैंस का डिसिप्लिन सही चाहिए। ज़्यादा उछल को दिया, इधर उधर करती है तो ये दूध देते रहे उछल जाती है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सबसे पहले तो हमारे काम होता है फौज में कि भैंस दूध दे या ना दे, लेकिन डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। ये है सब।
तो सर आपने इतने साल इंडियन आर्मी को दिए, 22 साल, तो आपको बीच में कभी मन नहीं करा कि आप खुद का कोई काम चालू करो या फिर कोई बिजनेस चालू करो? देखो ऐसा है कि भारतीय सेना में इतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि ड्यूटी पीटी परेड उसमें हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि बिजनेस प्लान, हाँ इतना है कि उसको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि भाई मैं अब हमारी सेना में क्या होता है कि हमारी 60 साल की नौकरी नहीं होती। अगर एक सिपाही का प्रमोशन लेता 17 साल होती है, नायक का 22 साल, और का 24 साल, नया सूत्र का 26 साल, और जैसे उसका 28 साल 16 साल। सुधार में तो बढ़ता 32 साल, बहुत कम लोग बढ़ते सुधार में, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी होती है। तो जब हम लगे थे तो हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें एक ऑलरेडी हमें एक वो रोजगार मिल गया था कि हम फौज में हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ते गए आगे तो ये महसूस हुआ कि हम आगे जाकर के बाद में क्या करेंगे, क्योंकि जब हमें हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, जब एजुकेशन का टाइम होता है तो हमारा रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। तो हमें रिटायरमेंट तो कितना 30-40 लाख ज़्यादा मिलता है एक आदमी को 24 साल करके आता है। तो उससे क्या है कि बच्चों की पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती, उसको नेक्स्ट कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हम जिन लोगों के संपर्क में आए, जिससे पूछा, तो हमारा मन करा कि यार ये तो हार्डवेयर काम कर लेते, कभी ये सोचा हम ये काम कर लेते। जैसे जैसे जिन लोगों की संगत में आए, बोला ये ठीक नहीं ये ठीक है, तो वैसे हुआ। तो मैंने बिजनेस का मतलब आपको ना, बिजनेस तो मैंने इतना वो नहीं सोचा था, यही सोचा था कि मैं एक टीचर बनना, वरिष्ठ अध्यापक ही बनना मुझे, वो भी मुझे अपनी मातृभाषा जो हिंदी है उसका। तो सर आप इतने फिट लगते हो, तो आप किसी गेम में रुचि रखते होंगे, तो उसके बारे में बताइए कि आप कौन सा गेम खेलते हो, क्या करते हो आप? जी बिल्कुल ऐसा है, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे और फौज में लगे थे, उससे मैं वॉलीबॉल खेलता था, नॉर्मल वॉलीबॉल, ज़्यादा इतना हाई फाई नहीं था। लेकिन फौज में लगने के बाद में मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच है, और कुछ हाइट के अकॉर्डिंग फौज ने मुझे मौका दिया बास्केटबॉल का प्लेयर बनने का, और मैं बहुत अच्छा प्लेयर बना बास्केटबॉल का, पिवटिंग करता हूँ मैं, और ड्यू कोर कमांड सब जगह मैं खेला हूँ। उसके बाद में क्या है कि मेरा घुटना उस बास्केटबॉल में ही खराब हुआ था, मैंने बताया था। तो 2012 में मैंने ये गेम, मतलब वैसे मैं खेलता हूँ ऐसी बात नहीं, लेकिन एज ए टीम के साथ में क्या कि उतनी वो स्टेमिना नहीं रह पाती, जब घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाकी इंटर कंपनी वगैरह में अभी भी खेलता था, अभी मैं इंटर कंपनी में हमारी सेकंड थी। तो बास्केटबॉल का मैं अच्छा प्लेयर हूँ, और अगर कहाँ जहाँ भी मुझे ग्राउंड मिलेगा तो मैं अच्छी टीम तैयार करने की काबिलियत रखता हूँ, क्योंकि मैं बास्केटबॉल में मैंने बहुत रगड़ा खाया, बहुत टेक्निक सीखी है बास्केट की। सर आपके आर्मी में कौन कौन सी जगह पोस्टिंग रही है? पोस्टिंग है JNK के अंदर वो है सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर करता है। उसके बाद में मैंने मऊ में रहा हूँ और दिल्ली में रहा हूँ कुछ दिन के लिए, और फिर मैंने शांति सेना में जो UN मिशन मोनेस्को है, मोनेस्को मिशन है UN का है, उसके अंदर में मैं शांति सैनिक रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश के अंदर। तो वहाँ भी मैं UN में शांति सेना के रूप में, शांति सैनिक के रूप में मैं रहा हूँ भारत की तरफ से। और उसके बाद एक मैंने शिमला काटा है, उसके बाद में तवांग सेक्टर चाइना बॉर्डर वहाँ काटा है, उसके बाद में उत्तराखंड में मेरी पोस्टिंग हुई है, काफ़ी जगह पोस्टिंग रही है। लेकिन केवल 30 मेरा एक ही रहा, बाकी मेरी फील्ड और एटीट्यूड एरिया में सर्विस रही है। तो फिर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में रही है, और वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। तो मैंने जो काटा था वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रहा, तो वहाँ एक बंदे की पोस्टिंग 3 से 4 महीने रही थी ज़्यादा, क्या कि उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी आ जाती है। और जब मैं वहाँ पर गया था बेस कैंप में, और जब उतर के आया था तो मेरा 19 किलो वजन कम हो गया था, मतलब 82 से मैं 63 kg पर आ गया था। और ऊपर चढ़ाते हैं तो गहन चिकित्सीय जांचें होती है, मेडिकल जांचें होती है, जो पेट होल होता है उसको चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि हमारी जैसे ये दाढ़ी इतनी बड़ी बढ़ गई थी, और मुझे तो कभी कभी हम जैसे कहीं गए तो हमारी दाढ़ी मुझ में बर्फ़ जम जाती थी, ऐसे बर्फ़ के टुकड़े ऐसे जो हमारी मॉइस्चर है वही जम जाती थी। और वहाँ पर क्या है कि बंदा इतना कुछ खा नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर। और उसके बाद में ठंड ज़्यादा है, फिर क्या कि एयर प्रेशर डाउन है,
कम होता जाता है। जितना ऊपर जाओगे प्रेशर डाउन होता जाएगा आपका, हवा का दबाव कम होता जाएगा और यूवी रेज बढ़ जाती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो बढ़ जाती है। तो वहाँ पर टर्माइट गोगल्स से लेना, नहीं तो सोनोग्लाइट भी हो जाता है बंदा। और बहुत सी बीमारियाँ होती है, हेपो एम्स, ये कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं, उनके लिए तो हमें वहाँ पर बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है। और मैं वहाँ पर एज ए BFNE भी रहा, बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट। और उसके बाद में मैं जहाँ भी कहीं कोई लिंक जाता था तो आप लिंक वगैरह, तो मैं वहाँ पर गाइड चलता था। तो मैं 2 बार वहाँ पर करवास में भी गिर गया था। करवास से होते ही जब ग्लेशियर में अचानक ही क्या है, ग्लेशियर बहती बर्फ की नदी है, तो कभी कभी उनमें दरारें पड़ जाती है। फिर क्या जो ताज़ा स्नोफॉल होता है तो दरारें ढक जाती है, तो हमें पता नहीं चलता कि इस रास्ते में हम रास्ते में झंडे से मार्क करके रखते हैं कि इधर से रास्ता है, इधर करवास में। लेकिन कभी कभार ऐसे होते हैं। तो एक बार मैं गिर गया था फर्स्ट में जाते टाइम, और एक बार और गिर गया था, लेकिन मेरे साथियों ने जब हम रोकते तो निकाल दिया था। तो भगवान का शुक्र है कि उस टाइम पर बच गया। नहीं तो कभी कभी क्या कि रास्ता नहीं हो और वैसे चला जाए तो बंदा क्रॉस कर जाता है, तो बॉडी रिकॉर्ड नहीं होती। आपने सुना होगा कभी कभी 20 साल बाद बॉडी मिली है जवान की, 25 साल बाद मिलती है, कभी मिलती भी नहीं है। कुछ सैनिक का जो आज भी दबे हुए। तो मैं भी 2 बार करवास में गिर गया था, लेकिन मौत को इतना नज़दीक से देख करके भी मुझे कभी भय नहीं आया। और कभी ऐसी कई मुठभेड़ें भी हुई है उसमें जो ऐसा होता, लेकिन हमें कभी ऐसा भय नहीं आता था कि हम मर जाएंगे, नहीं, उस टाइम को नहीं। सर आप इतनी जगहों पर घूमे हो आर्मी की वजह से, तो अभी भी क्या आपकी कोई ऐसी ड्रीम प्लेस है जहाँ पर आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, जाना चाहोगे? बिल्कुल। अभी क्या है कि देखो, मैं तो तकरीबन स्टेट इंडिया के देख लिए, बाहर भी गया हूँ अवश्य भी। लेकिन क्या है कि अभी मेरी इच्छाएँ हैं। अब अभी मैं टीचर हूँ और अगली जैसे समर वैकेशन आएगा तो मेरा है कि मैं और मेरी माता जी भी क्या बूढ़े हो गए, 90 साल के हो गए, तो वो तो जाने में असमर्थ है। लेकिन मैं और मेरी धर्मपत्नी हम जो है जो 4 धाम है उसकी यात्रा करें और जो पूरी है वो देखें। और अब क्या है कि ऐसे हमें तो मतलब कि एक टीचर है वो साधु के समान ही होता है, तो वही सन्यासी वाला जीवन जीना है और वही होती है। अब बस समाज कल्याण के अंदर लगना है और धार्मिक यात्राएं जो है मैं उसको करना चाहूँगा कि जितने भी जो तीर्थ स्थान है उनके ऊपर मैं जाऊँ और वहाँ पर, क्योंकि देखो इस लोक में हमें जो करना था बच्चों के लिए वो कर लिया, सब कुछ नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ धर्म कर्म में भी कुछ करना चाहिए। सर आप आने वाले 15 सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव देखना चाहोगे? जी बिल्कुल, आपने क्वेश्चन पूछा है कि 15 साल में आप क्या देखना चाहोगे। मैं 15 साल में बहुत कुछ देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय अब देखो टेक्निक आ रही है, विद्यालय हाईटेक होते जा रहे हैं। आज के स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, LED आ रही है, स्मार्ट क्लासरूम बने रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें भी चल रही है। लेकिन क्या है कि विद्यालय में कुछ विद्यालय में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो मैं चाहता हूँ कि विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। उसके बाद में अभी भी सब जगह लाइब्रेरी टीचर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं है, तो कंप्यूटर टीचर की गवर्नमेंट से मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट कंप्यूटर देगा, क्योंकि हर विद्यालय में कंप्यूटर रखे हैं, लेकिन हर टीचर को उस टाइम पर कंप्यूटर की वो नहीं थी अनिवार्यता, और वो क्या है पढ़ाने में असमर्थ है। वो अपना विषय पढ़ाए या वो पढ़ाए कंप्यूटर, क्योंकि अध्यापकों की वो पहले से डिफिशियंसी कमी चल रही डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो कंप्यूटर पढ़ाने में असमर्थ होते हैं। अगर कंप्यूटर टीचर होगा तो वो क्या है कि बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाएगा तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। तो मैं चाहूँगा कि अगले 15 साल के अंदर हमारे बिल्कुल हाईटेक हो जाए विद्यालय, और बच्चों को क्या है कि अच्छी शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, और हम हमारे बच्चे को उनका कि इस प्रकार की रिसर्च के मतलब हर चीज़ रिसर्च करते रहें और नई रिसर्च करें, नई खोजें करें, जिससे वैज्ञानिक खोजें जिनको बोलते हैं, तो नए नए आविष्कार करें। उससे क्या कि मानव जीवन सुगम होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जल बचाओ वगैरह, ये तो इनके ऊपर ऐसी चीज़ें इस प्रकार की रिसर्च करें कि हम इनको कैसे कर सकते हैं और हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये सर आप लास्ट में हमारी यूथ को क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? मैं यूथ को वही ये मोटिवेशन देना चाहूँगा कि देखो, नॉट पेन नॉट गेन। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चाहे आप किसी सेक्टर में चल रहे हो, तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है कि
समय और परिस्थिति ऐसी करती है कि वो उसकी असफलता आती है, लेकिन असफलता से निराश नहीं होना है, उसको लगातार लगे रहना है। हो सकता है कभी कभी जब एक जो चाबी का गुच्छा होता है, जैसे सोचता उसके अंदर ताली है, चाबी है मतलब, और एक ताले को खोलना है, हो सकता है कभी कभी 100 चाबी जाकर के ताले को खोलें। तो ऐसा है, कभी हार नहीं माननी है, और आपने जो एक आप लक्ष्य कर लिया, तय कर लिया, उस लक्ष्य पर चलना, उसके बारे में सोचना है। और जब आप लक्ष्य आपने एक कर लिया कि मेरा वो, तो अपने आप आपको धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा एक वाइब्रेंट और एक शक्ति, एक पावर जागृत होगी, तो आप वैसे ही लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और इसी प्रकार का माहौल क्रिएट होगा और आप एक दिन उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करो, सफलता आपको पक्का मिलेगी। बिना तकलीफ के, बिना कष्ट के कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता। अगर वो हासिल हो गया किसी को, तो ये समझ लो कि मेहनत वालों ने उसको थोड़ा बहुत छोड़ दिया पीछे, वो आपको मिला है। आपको जो मिलना वो नहीं मिला है। और कभी भी जितनी आपको सफलता मिलती है उसमें कभी संतोष नहीं। जिस दिन आपने संतोष कर लिया, इसका मतलब आगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप कभी भी मतलब उसमें असंतोष ही रखना है कि अभी नहीं, अभी मेरा मुद्दा हासिल नहीं हुआ है, अभी मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा, अभी मेरी मंजिल और दूर है, मुझे और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। तो सर आप बुक्स भी पढ़ते होंगे, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ बुक्स बताइए ताकि वो पढ़ सके और उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, कुछ अच्छा बदलाव आ सके। जी देखो, किताबें हैं वो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। आज हम किताबें पढ़ते नहीं, केवल हम रील देखते हैं, वो देखते हैं किसने क्या कहा, क्या लिखा, कई प्रकार के जहर परोसे जा रहे हैं मीडिया के थ्रू, उन चीज़ों में देख करके हमारे विचार बदल रहे हैं। बच्चों में हमें किताबें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं गीता के बारे में बताना चाहूँगा। आपको गीता पढ़नी चाहिए, गीता के जो रूट रहते हैं उसके बारे में जानना चाहिए। उससे आपका जो सोचने का है और आगे बढ़ने का तरीका बदल जाएगा। वास्तविकता में आप बहुत कुछ हासिल, तो ये सब है। किताबें पढ़ने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और आपकी सोचने की शक्ति बदल जाएगी और आप अच्छा सोचोगे और एक दिन आप एक सफलता प्राप्त करोगे। तो सर आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को मोटिवेशन देने के लिए। धन्यवाद सर आप। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरे को जो राजवंता वाइफ है, इसने मुझे उन्हें पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार के आप पॉडकास्ट देते रहे ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो मोटिवेट होते हैं और उन्नति की तरफ अग्रसर रहेंगे सर।